Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, देखिए बात कर रहे थे हम 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो उसमें अभी तक हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है और उस लास्ट वीडियो में जो हमने बात की थी वो की थी गॉस प्रमेय की सहायता से हम कूलॉम्स लॉ को कैसे प्रूव कर सकते हैं, और उसका वो गॉस लॉ का जो है फर्स्ट एप्लीकेशन भी है। तो उससे पहले भी मैंने आपको गॉसियन पृष्ठ के बारे में आपको बताया था कि गॉसियन पृष्ठ को हम कैसे मान सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में भी आपको बताया था कि गॉसियन पृष्ठ को हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं। तो अब गॉसियन पृष्ठ से रिलेटेड बातें भी क्लियर हो गई थी। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन की हम बात करते हैं गॉस लॉ में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज स्फेरिकल सेल। यानी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। किसके कारण? गोलीय कोष के कारण, गोलीय कोष के कारण, ठीक है। अब सबसे पहली बात यह है कि हमें गोलीय कोष का पता होना चाहिए कि गोलीय कोष क्या होता है, ठीक है। तो गोलीय कोष क्या होता है? तो देखिए आपने पढ़ा होगा, गोला भी पढ़ा है, ठीक है, गोला। उसके बाद आपने खोखला गोला भी पढ़ा है, ठीक है। और आपने अब गोलीय कोष भी पढ़ रहे हैं आप, गोलीय कोष। तो इन तीनों में क्या अंतर है ये देखिए। जो हम सॉलिड वाली की बात करते हैं, जो सॉलिड स्फीयर होता है वो गोले को बोला जाता है, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। जो खोखला गोला है, ठीक है, तो इसको आप कैसे जानते हैं कि इन दोनों में आप कैसे विभेद करें? तो देखिए आपने दो तरह की चीजें देखी हैं। एक में आप जैसे आप नॉर्मल एक पाइप देख के चलें, ठीक है। तो या आपने जैसे जब आप जो फ्रूटी वगैरह पीते हैं उसके लिए एक पाइप दिया जाता है आपको, उस पाइप की आपने एक चीज देखी होगी कि उसकी जो मोटाई होती है बहुत कम होती है, ठीक है। मोटाई बहुत कम होती है किसकी अपेक्षा? जो रेडियल होती है, ठीक है। तो कभी जब हमारे पास इस तरह की कहानी हो कि हमारे पास जो सरफेस दिख रहे हो वो दो सरफेस इस तरह से दिख रहे हो कि बीच में खोखला भाग हो और ये इतना भाग, ये वाला जो है, ये जो भाग है ये उसके मेटल से, किसी न किसी मेटल से बना हुआ है यहाँ, ये इस तरह से। यानी जहां दो रेडियस हो जाए, ये R1 और ये हो जाए R2 दूसरी, तो ऐसे टाइप हम इनको गोलीय कोष के रूप में जानते हैं, यानी कोष के रूप में जानते हैं कि जब मोटाई भी कम आ जाए। जैसे आपने देखा होगा, एक तो जो आप क्रिकेट खेलते हुए बॉल यूज करते हैं टब, ठीक है, तो उसमें क्या होती है, उसकी मोटाई होती है, होती खोखली वो भी अंदर से है, लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ मोटाई होती है उसकी, जो बाहर की चादर होती है, जो सरफेस होता है उसकी कुछ मोटाई होती है। और आपने प्लास्टिक की बॉल भी देखी है, तो प्लास्टिक की बॉल में क्या होता है, जो मोटाई होती है बहुत कम होती है। तो जो प्लास्टिक की बॉल है जिसकी मोटाई बहुत कम है, न्यूनतम है, यानी आप कह सकते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, उस मोटाई से, कि आपकी दो रेडियस तो है कि R1 और R2, लेकिन R1 और R2 की वैल्यू में इतना डिफरेंट है कि जो लगभग R1 है वही लगभग R2 है, जो R2 है वही R1 है लगभग, ठीक है। ऐसे टाइम पे हम उस चीज को बोल देते हैं गोलीय कोष। इस चीज को, जो गोला होगा, अगर गोले में इस तरह की कंडीशन है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, गोलीय कोष। वरना जहां R1 और R2 अलग अलग होंगी वहां उसको बोला जाता है खोखला गोला, ठीक है, खोखला गोला। तो ये तो है दोनों में अंतर, ठीक। अब बात कर रहे हैं हम कि हमने क्या किया, एक ये गोलीय कोष यानी स्फेरिकल सेल ले रखी है, ठीक है। तो स्फेरिकल सेल हमने क्या की, एक इस तरह से एक स्फेरिकल सेल है मान लेते हैं ये, ठीक है। तो ठीक है, अब यहां इसका कोई सेंटर है O, ठीक है। अब इस देखिए, अब कोई एक पॉइंट, ये तो हो गया केंद्र। अब आप किसी पॉइंट की बात करके चलिए कि मैं कहूं कि इस केंद्र से R दूरी, तो R दूरी यानी कोई बिंदु स्थित है इस O से कुछ दूरी पर, कुछ भी हो सकती है, R दूरी मान के चलिए आपकी स्मॉल r दूरी है और स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु स्थित है। तो स्मॉल r दूरी आप, या कोई बिंदु अगर स्थित हो सकता है तो वो कहां कहां स्थित हो सकता है, आप इसके बारे में सोचिए। देखिए एक तो यहां भी हो सकता है बाहर, ठीक, एक पॉइंट
यहाँ इसके अंदर भी हो सकता है, ठीक है, और एक यहाँ इस पृष्ठ पे भी हो सकता है। ये 3 पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ यहाँ पॉइंट वाला अगर आप ये लेकर चलें तो ये वाली दूरी अगर क्या हो, आर हो, ठीक है, यानी सॉरी रेडियस कैपिटल आर हो, ठीक, और आप इस वाली दूरी को मान के चलें R1 और इस वाली दूरी को आप मान के चलें यहाँ तक, इस बिंदु को R, तो आपके पास 3 तरह के पॉइंट हो गए कि आप जो 3 तरह के पॉइंट यहाँ आप ले सकते हैं। तो ये वाला P, Q और एक आप यहाँ और भी ले लीजिए, S ले लीजिए, R तो पहले से रेडियस में माना था तो S। 3 तरह के पॉइंट हो गए। तो यानी आप इस जो स्फेरिकल सेल है उस स्फेरिकल सेल के लिए आप 3 तरह से पॉइंट इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक तो जो बाहर है, यानी बाहर स्थित कोई है, ठीक है, एक पृष्ठ पर है और एक है आंतरिक बिंदु, एक आंतरिक बिंदु, यानी 3 तरह के पॉइंट हो गए, एक एक्सटर्नल, एक एट या ऑन सरफेस और एक हुआ इंटीरियर, ठीक है। अब हमें जब इंटेंसिटी निकालनी है तो अगर मैं क्या करता हूं, मैंने अब इस गोले को जो गोले का नाम वाला जो स्फेरिकल सेल है, मैंने इसको क्या कर दिया, पॉजिटिवली चार्ज दे दिया। तो जब भी मैं इसको पॉजिटिवली चार्ज दूंगा तो वो क्या होगा, इसके पृष्ठ पर यूनिफॉर्म रूप, जो एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। तो इस गोले को उसको क्यू आवेश देने पर, पॉजिटिव क्यू आवेश दे दिया, तो पॉजिटिव क्यू आवेश देने पर क्या हुआ, ये इस पर वितरित हो गया, ठीक है। अब जब ये इस पर वितरित हुआ तो अब हमारे पास इस आवेश के कारण 3 तरह के बिंदु हो सकते हैं जहां हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। कहां का निकाल सकते हैं, मैंने भी बताया P बिंदु पर, जो गोलीय सेल, इसके जो गोलीय कोश है इसके बाहर, एक इसके पृष्ठ पर हो सकता है और एक इसके आंतरिक भाग में हो सकता है। तो हम 3 तरह के पॉइंट इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। और मैं अब इसको R1 R2 ना करके मैं केवल कह रहा हूं कि अगर कोई बिंदु R दूरी पर स्थित है, अब वो R कौन सी है कोई पता नहीं, तो इसका मतलब हमें तीनों ही कंडीशंस को बताना है, ठीक है। R दूरी पर मतलब P बिंदु भी हो सकता है R दूरी पे, ये R भी हो सकती है और ये S भी हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा कि जो स्मॉल r है वो 3 टाइप में हो सकती है, कि स्मॉल r इज ग्रेटर देन टू r, स्मॉल r इज इक्वल टू r और स्मॉल r लेस देन टू r। ये 3 कंडीशन यहाँ हो सकती है, ठीक है। तीनों कंडीशंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सब निकालना होगा। तो स्टार्टिंग में तो वही नॉर्मल से आप जो 1-2 लाइन लिखते हैं तो वो क्या होगी कि एक गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है और इससे R दूरी पर स्थित कोई बाह्य R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, या R दूरी पर स्थित किसी बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तब, और आप फर्स्ट पॉइंट डाल के लिख सकते हैं कि एट कंडीशन ए, तो कहां, एट पॉइंट P। तो अब देखिए एट पॉइंट P की अगर मैं बात करने वाला हूं तो मुझे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि गॉस लॉ एप्लीकेशंस के लिए सबसे पहले क्या इमेजिन करना होता है, आपको एक सरफेस इमेजिन करना होता है। तो मैं जो एक्सटर्नल सरफेस है वो इस तरह से मान सकता हूँ, या मैंने पहले भी आपको बताया था कि गॉसियन सरफेस की 3 कंडीशंस होती हैं, ठीक है, 3 कंडीशंस होती हैं जो पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ है या नहीं बताती हैं। तो आपको ध्यान होगी कि पृष्ठ के जो पृष्ठ है वो पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होनी चाहिए, या तो लंबवत हो या स्पर्श रेखीय हो या किसी भी बिंदु पर 0। 3 कंडीशन में एक कंडीशन देख लेते हैं। तो अब जहां P बिंदु में है वहां में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ एक छोटा सा सरफेस ही मान सकते हैं जिसका क्षेत्रफल क्या है, dA, ठीक है, क्लियर हो गया। अभी बाकी की बात नहीं करें, केवल हम अभी एक ही पॉइंट की बात कर सकते हैं जहां बाहर बिंदु जो है, ठीक है। कब, यहाँ अगर साथ में आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हैं कि R ग्रेटर देन टू कैपिटल R, ठीक है। अब यहाँ आप इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे तो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी, और सरफेस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या होगी, डायरेक्शन, और पृष्ठ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, लंबवत, सरफेस के अकॉर्डिंग तो लंबवत है, ठीक है। तो अब
सॉरी जो इलेक्ट्रिक इस पृष्ठ पर क्या है, लंबवत है पृष्ठ के किसी बिंदु पर। यहाँ अगर आप बिंदु को इमेजिन करते हैं तो अब आप यहाँ देखिए कि पृष्ठ की जो दिशा है, जो यहाँ से पृष्ठ की आप डायरेक्शन लेके चलेंगे, जो डी ए की डायरेक्शन है वो भी परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगी लंबवत इसी तरीके से। ठीक, अब देखिए तो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ जो एंगल बना, एंगल कितना आएगा 0 डिग्री। एंगल कितना आया 0 डिग्री। तो अब एंगल का पता लग गया हमें। अब मैंने फर्स्ट स्टेप तो ये था कि गॉसियन पृष्ठ हम मान चुके हैं। तो गॉसियन पृष्ठ आपको देखिए यहाँ से r दूरी पर अगर आप बाहर भी कोई बिंदु लेते हैं तो वो चारों तरफ होगा, चारों तरफ होगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ ये भी क्या होगा, एक गोले की तरह होगा, यानी जैसे गोले को वैसी वही उसकी आकृति होगी। अब क्या होगा कि यहाँ इसको बना के देखें तो क्या आ जाएगा, इसका फर्स्ट स्टेप हमने फॉलो कर लिया। तो सेकंड स्टेप आता है। सेकंड स्टेप में क्या आता था कि दो पार्ट थे ए और बी। तो ए में क्या था कि हम डेफिनेशन से निकालते थे, डेफिनेशन, ठीक है। और दूसरे में क्या निकालते थे, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग निकालते थे, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, डेफिनेशन से निकालते हैं। तो डेफिनेशन से क्या निकालेंगे आप, ये निकल के आएगा E इक्वल टू फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए और कॉस थीटा, ठीक है, यही होता है। अब कॉस थीटा की वैल्यू मैंने आपको बताया, थीटा की वैल्यू 0, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1। तो ई बाहर और डी ए इंटू 1 आ जाएगा कॉस 0, तो इसको हटा देते हैं तो ये आ जाएगा। आप अगर इसकी बात करें तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर दूरी पर स्फेरिकल सेल बनी हुई है, यानी एक गॉसियन पृष्ठ हमने लिया हुआ है। अब आप क्या निकाल सकते हैं, ये फाई ई निकाल सकते हैं किसके अकॉर्डिंग, गॉस प्रमेय के अकॉर्डिंग। तो ये तो ए पार्ट था और ये बी पार्ट अब हम करके चल रहे हैं। तो क्यू देखिए, जो ये गोलीय कोष का आवेश है, टोटली आवेश किसके अंदर है, इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर है। तो कुल आवेश कितना दिया हमने, पॉजिटिव क्यू, ठीक है। अगर यही चीज देखिए, अगर मैं यहाँ निगेटिव चार्ज देता तो डायरेक्शन अंदर की ओर होती और इस टाइम में बाहर की ओर, तो डायरेक्शन से कोई ज्यादा, डायरेक्शन तो आपको पहले से क्लियर हो चुकी है। तो डायरेक्शन लास्ट में जब हम लिखेंगे तब भी हम इस चीज को मेंशन कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है तो इसके बाहर की ओर है और निगेटिव चार्ज होता तो अंदर की ओर, किसके अकॉर्डिंग, त्रिज्या के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब देखिए हमने दोनों तरीके से फ्लक्स निकाल दिया है। अब जब दोनों तरीके से हम फ्लक्स निकाल दिए हैं तो थर्ड टाइप पे क्या आएगा, जो थर्ड स्टेप आपका, थर्ड स्टेप क्या बताता है, थर्ड स्टेप क्या बताएगा कि दोनों को बराबर रख दीजिए। तो 1/ε0 इंटू क्यू किसके बराबर होगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। वैल्यू आप निकालेंगे तो ई बराबर आ जाएगा आपका 1/4 पाई ε0, 4 पाई इसके साथ आ गया नीचे, क्यू ऊपर लिखा हुआ है और अपॉन आर स्क्वायर। यह आपकी बाहर वाले बिंदु पर यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ चुकी है। अब एक चीज और देख के चलिए यहाँ कि अगर यहाँ मैं कहूँ गोलीय कोष ना होता, केवल यहाँ इस पॉइंट पर आवेश रखा होता, तब हम आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे होते हैं, तब भी तो यही सूत्र आता है। इसका मतलब गोलीय कोष, यदि कोई गोलीय कोष है उससे आर दूरी पर हम कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, वो आर क्या है, उस गोलीय कोष की त्रिज्या से ज्यादा है, तब जो ये गोलीय कोष है उस बिंदु पर इस तरह से व्यवहार करता है जैसे बिंदु आवेश के कारण करता है, यानी जैसे जो आवेश है वो इसके केंद्र पर रखा हो, इस तरह से बिहेव करता है। ठीक, तो ये तो हुआ केवल फर्स्ट केस। अब सेकंड केस की बात करते हैं, बी पार्ट किसका, कि एट पॉइंट क्यू, ठीक है। तो एट पॉइंट क्यू की बात करते हैं जब आर इक्वल टू है कैपिटल आर के। तो बस देखिए कोई चेंज नहीं करना है, आप यहाँ देखिए खाली एक सेम चीज है, आप ये देख के चलिए कि आप देखिए यहाँ डायरेक्शन आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की ओर और निगेटिव चार्ज होता तो अंदर की ओर, किसके अनुदिश, त्रिज्या के अनुदिश। यही अगर अब देखिए इस क्यू बिंदु के लिए गॉसियन पृष्ठ माना, तो गॉसियन पृष्ठ कहाँ होगा, इसी जो गोलीय सेल है इसी के ऊपर आएगा, यानी इस तरीके से ये, ठीक है। अब आप अगर इस पर क्या करते हैं, यहाँ एक सरफेस मानते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी यही बाहर, ठीक है, और डीए भी क्या होगा बाहर, तो दोनों फिर कैसे हो गए, वही एंगल कितना हो जाएगा 0। आप सोल्व करेंगे तो सेम यही वाली कंडीशन निकल के आएगी। तो इसलिए क्या कर देते हैं, इस स्मॉल आर को हम कैपिटल आर से क्या कर देते हैं, रिप्लेस, तो आंसर आ जाता है 1/4 पाई ε0 क्यू अपॉन
कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, और ये भी देखिए दूसरा केस भी सेम उसी तरीके से बिहेव करता है। बोलिए जो ये स्फेरिकल सेल है ये उसी तरह से व्यवहार करती है अपने पृष्ठ पर रखे किसी बिंदु के लिए भी, जैसे आवेश इसके केंद्र पर रखे हुए होने पर करेगा। यानी अगर आवेश इसके केंद्र पर हो या इसके सरफेस पर हो, ये एक ही तरह का जो व्यवहार है वो प्रदर्शित कर रही है। चाहे अब हमने बिंदु कहाँ रखा, सरफेस पे, और चाहे बिंदु कहाँ रखा था, इसके सरफेस से बाहर। बस एक पॉइंट अब बचता है थर्ड वाला सी, जो हम बात करते हैं कि जो r इज इक्वल टू क्या है, यानी एट पॉइंट s, और s का मतलब है कि r इज लेस देन टू r। तो अब देखिए यहां से एक छोटी सी बात समझने की है क्या, कि हमें क्या करना है, एक यहाँ इस बिंदु के हिसाब से क्या करना है, एक सरफेस इमेजिन करना है, कोसेंट सरफेस। तो वो आपने इस तरीके से कर लिया। ठीक है, ये अब जब ये कर लिया तो यहाँ क्या लेंगे आप, एक सरफेस लेंगे छोटा सा, तो डायरेक्शन अब भी बाहर की हो रही है। ठीक है, और यहाँ भी डी ए की भी बाहर की ओर होगी। तो अब ई और डी के बीच अगर हम निकालते हैं, तो मैं आपको ये निकाल लेता हूँ, तो याद आएगा फाइव ई इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस 0। ठीक, और ये आ जाएगा फाइव ई इक्वल टू ई इंटू, यहाँ डी ए का मतलब ये, और संपूर्ण क्षेत्रफल आ जाएगा फाइव ई इक्वल टू ई इंटू डी ए का मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ आर कैसी है, कैपिटल आर से छोटी है। अब आप गोस थ्योरम से निकाल दीजिए, तो गोस थ्योरम से आप निकालेंगे तो 1/ε0 इंटू क्यू। देखिए अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आवेश कहाँ है, इस गोलीय सरफेस के पृष्ठ पर है, यानी जो स्फेरिकल जो गोलीय कोश है उसके पृष्ठ पर है, लेकिन बिंदु कहाँ है, इसके अंदर। तो क्या जो गॉसियन पृष्ठ हमारा ये है, क्या इसके अंदर आवेश उपस्थित है, नहीं है, यानी इससे बद्ध कोई आवेश नहीं है। तो ये कितना हुआ, 0। अब इसके आगे जब हम करते हैं तो हमें क्या करना होता है कि ये फर्स्ट पार्ट क्या था स्टेप का, कि गॉसियन पृष्ठ को मानना। सेकंड क्या था, सेकंड में 2 भाग थे, एक तो ये था और बी ये है। तो इससे क्या हो गया, यहाँ इसकी वैल्यू हो गई 0। जब आप इन दोनों को बराबर रखेंगे तो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, e इंटू 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 0 रखेंगे। तो e भी कितना आ जाएगा निकल के, e बराबर 0। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास 3 पॉइंट पे जब हम स्फेरिकल सेल के लिए निकाल रहे होते हैं, तो बाहर वाले बिंदु पर पृष्ठ वाले बिंदु के लिए जो गोलीय कोश है वो इस तरह से व्यवहार प्रदर्शित करता है, जैसे आवेश उसके केंद्र पर रखा होता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देता है। और अगर इंटीरियर में हो, क्योंकि वहां आवेश है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। तो ये आज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल के बारे में इंटेंसिटी का हमने रिलेशन बताया। इसके साथ देखिए मैं एक चीज और बताऊं, अगर हम इसको ग्राफिकली भी समझना चाहें तो हम इसको ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। हमने क्या देखा कि यहाँ रेडियस के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब व्युत्क्रमानुपाती है, तो अगर हम इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होने की वजह से क्या होगा, ये पैराबोलिक रूप से क्या होगी, पैराबोलिक जो परवलय होता है परवलयाकार में निरूपण होगा, है ना। तो एक ये x और ये y यहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ले ली और यहाँ ले ली स्मॉल r वाली दूरी, ये क्या है, पोजीशन। ठीक है, अब देखिए दूरी जब तक यहाँ हम आगे चल रहे हैं कि त्रिज्या ये है जो कैपिटल आर थी, जब तक यहाँ नहीं आएगी वैल्यू, ठीक है, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, यहाँ से पहले सब 0 होगी। तो यहाँ तक कोई वैल्यू हम नहीं दिखा सकते हैं। दूरी भरी बढ़ रही है हमारे पास, ये दूरी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। हमने देखा है कि त्रिज्या से अंदर वाले किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 0। जैसे ही हम विद्युत यहाँ आती है ये वाली त्रिज्या के अकॉर्डिंग, तो सबसे छोटी वैल्यू वो, ये जो त्रिज्या है ये वो सबसे छोटी वैल्यू है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें मिलनी शुरू होगी। और इसके बाद जैसे जैसे हमें क्या होगा, आगे बढ़ेंगे दूरी बढ़ती चली जाएगी। और जब ये व्युत्क्रमानुपाती है तो आप देख सकते हैं
कि जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो इसका मतलब इस R पर जब ये R किसके बराबर है, R पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्राप्त होगी। इसके बाद धीरे धीरे क्या होगी, परवलयाकार रूप से घटती चली जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका ग्राफिकल निरूपण भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो समझ में आई है तो लाइक जरूर करें और कमेंट्स सेक्शन में जरूर बताएं।